हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिकी ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ाई करेंगे गणित विषय के अध्याय 3 का प्रश्नोली चौथा और प्रश्नोली 5वां। सभी प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले जरूरी कॉन्सेप्ट जैसे कि सीधाचार्य सूत्र है, समीकरण के वियुक्त कर किसे कहते हैं, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल टिकी ब्रेन पर कक्षा 10वीं के गणित विषय के फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की सीरीज चालू हो गई है। यह सीरीज अध्याय 1 से शुरू हुआ था, यानी कि चैप्टर 1 से शुरू हुआ था। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सभी कॉन्सेप्ट को हमने काफ़ी बारीकियों से पढ़ा है, सभी प्रश्नावली के प्रश्न हल करके देखे हैं। यदि आप हमारे पुराने वीडियो भी देखना चाहते हैं, पुराने लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, तो सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आपको लिंक पर क्लिक करके आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, पुराने क्लास भी पढ़ सकते हैं। अच्छा होगा कि पुराने क्लास भी अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ये क्लासेस भी आप जरूर पढ़िएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए ही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी हमारे क्लासेस शुरू होगी या फिर जब भी हमारे नए वीडियो अपलोड होंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लीजिएगा। और यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, उन्हें भी इन्वाइट कीजिएगा क्लास अटेंड करने के लिए। जितने ज़्यादा विद्यार्थी अटेंड करेंगे हमारी क्लास, हमें भी उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और भी आगे की क्लास कंटिन्यू रखने के लिए। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इन्वाइट कीजिएगा क्लास अटेंड करने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। एक और बात आपको बताना चाहूँगा, इस क्लास में या फिर और भी जो भी क्लास हैं, जितने भी क्लास होंगे, सभी क्लास में जो भी पढ़ाई करते हैं, जितने भी क्वेश्चन हल करते हैं, सभी के आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स कैसे मिल जाएंगे, वीडियो के एंड में दिखाया गया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की नई क्लास एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र। देखो, हमने समीकरण हल करने के तरीके देखे, गुणनफल करके या सर्व समीकरण का प्रयोग करके। उसमें हम क्या करते थे, एक से का मान ही तो निकालते थे, है ना। एक से का मान ही हमें मिलता था, जो भी मान। तो उसी एक से के मान को कैलकुलेट करने के लिए श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र दिया है। एक से का मान, एक से बराबर यदि हम -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये a b c क्या है, यदि हम मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में देखें तो a b c क्या होता है, x स्क्वायर और x के गुणांक और एक अचर राशि होती है। इन मानों को अगर हम इस सूत्र में रख दें तो हमें एक से का मान डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। यही होता है श्रीधराचार्य सूत्र। है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस सूत्र के बारे में या तो सही विकल्प या खाली स्थान में भी पूछ सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, ठीक है, या फिर वियुक्त कर से रिलेटेड आगे पढ़ेंगे अभी वियुक्त कर क्या होता है। तो इस सूत्र को याद जरूर करके रखिएगा। इस सूत्र से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं कि ये सूत्र आया कहाँ से। ऐसे ही थोड़ा मान लेंगे भाई कि सूत्र एक से बराबर इतना लिखेंगे तो उसका उत्तर हमें मिल जाएगा, एक से का मान मिल जाएगा। लेकिन हमें ऐसा क्यों मिलेगा, ये सूत्र ही कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है, एक समीकरण का एक मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का, ठीक है। हमने एक इससे पहले एक सूत्र देखा था, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग करके हल करना। पूर्ण वर्ग हल करके यानी कि इधर को हम पूर्ण वर्ग यानी कि एक्स प्लस ए या फिर एक्स माइनस ए के रूप में हम लिखते थे, इसका वर्ग के रूप में लिखते थे। उसके बाद इधर जो भी संख्या मिलती थी उसके बाद हम कंपेयर करके एक से का मान निकाल लेते थे, है ना, एक्स प्लस ए के रूप में। तो वही काम यहाँ पे भी करना है। कैसे करते थे उस प्रश्न में, हम देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है इसको पहले हम हटाते थे। उसके बाद हम इसको क्या करते थे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार के रूप में हमें इसको, ये जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इसको हमको इस रूप में लाना है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, अच्छा सॉरी, ये ए हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। ये भी द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इसको हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लाना है। इसके लिए हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी गुणांक है इसको हटाते थे। उसके बाद यहाँ पे एक्स के साथ 2 का गुणा होना चाहिए, इसको हम क्या लिखते थे, 2x के रूप में लिखते थे। उसके बाद 2x के साथ में जो भी, जैसे कि एक तो प्रश्न में 1/4 आया था पिछले प्रश्न में, तो 2x के साथ जो भी गुणा है इसको हम क्या लिखते थे, बी स्क्वायर के बी, अब ये b वाला पद हो गया 2ab, तो इसको b पद मान के हम इसके साथ दोनों ही पदों में b स्क्वायर यानी कि 1/4 का स्क्वायर करके दोनों पदों में जोड़ते थे। वही प्रोसेस इसमें करेंगे तो उसके बाद हमें ये सूत्र मिल जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए को घटाना है। तो ए को हटाना है। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दोनों ही पदों में हम a का भाग दे देंगे। जैसे कि इसमें हम a का भाग दे देते हैं और इधर भी a का भाग दे देते हैं। इधर a का भाग दें चाहे गुणा करें, शून्य का शून्य ही रहेगा तो हम शून्य लिख लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बटे में a, बी एक्स बटे में a और प्लस सी बटे a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमें क्या मिला, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स
प्लस सी बाई ए इजिकल्स टू 0। हमने एक्स स्क्वायर का सामने वाला पद हटा लिया। अब हमें क्या करना है, इस एक्स के साथ 2x यानी कि 2x यानी कि 2x के रूप में इसको हमको लिखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे पहले भी प्रश्न में किए थे, 2 का गुणा 2 को भाग कर देते हैं, तो सेम करेंगे यहाँ भी। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए को लिख लेते हैं और एक से गुणा है ही, इसके साथ हम 2 का गुणा करते हैं और 2 का भाग कर देते हैं। समझ में आया होगा, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। इसको हम लिखने के लिए क्या करते हैं, ये इस रूप में है अभी, हम इसमें क्या करते हैं 2 का गुणा और 2 का भाग कर देते हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पर्टिकुलर पद में, ठीक है। कौन से पद में, बी बाई ए एक्स, इस पद में हमने 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया, उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी बाई ए को बाद में लिखते हैं। अब हम क्या लिखते हैं, इसको 2x को पहले लिख लेते हैं। 2 और x का गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, गुणा क्या बचा इधर, b बचा, इधर क्या बचा 2a बचा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में अगर देखें कौन कौन सा पद है, b x और 2 है ऊपर में, तो 2x और b है ही अभी भी, a और 2 नीचे में है, तो ये 2a गुणा होकर इतना हो गया। अब प्लस में हम क्या करेंगे, c बाई ए। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो c बाई ए है इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करके हमने इधर लिख दिया c बाई ए। अब देखो यहाँ तक अगर हम देखें, अच्छा ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस सी बाई ए होगा, है ना, माइनस सी बाई ए होगा। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी, तो 2x के साथ जो भी गुणा, ये क्या हो गया ए स्क्वायर के रूप में है प्लस 2a, और ये क्या है b के रूप में है, तो b की जगह में कौन सा है, b बाई 2a है, b बाई 2a है, तो इसका वर्ग करके दोनों पक्ष में जोड़ देते हैं, जैसे कि हम पहले भी करते आए हैं, पूर्ण वर्ग विधि में हमने देखा था ये मेथड, तो वही करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई b बाई 2a है, दोनों ही पक्ष में b बाई 2a का हम क्या करते हैं, वर्ग करके जोड़ देते हैं, माइनस c बाई a, अब प्लस में b बाई 2a का वर्ग, दोनों ही पक्षों में हमने किया सेम प्रोसेस। अब इसको फिर हल करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर, इसको ज्यों का त्यों रखते हैं, अच्छा ज्यों का त्यों नहीं रखते। अब देखो ये चूंकि x प्लस 2x इंटू, अगर देखा जाए इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है, तो इसको हम सीधा सीधा पूर्ण वर्ग के रूप में लिख देते हैं, तो b बाई 2a, a की जगह x है और b की जगह क्या है, b बाई 2a है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा इसको वर्ग के रूप में लिखें और इसको हम क्या लिखेंगे, दोनों को हल करेंगे पहले, माइनस सी बाई ए प्लस ऊपर में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर कहाँ से आया होगा, समझ में आया होगा, 2 और a दोनों का गुणा होगा, 2a का अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, गुणा में a का वर्ग हो जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और a स्क्वायर का a स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने सीधा लिख दिया यहाँ पे। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे हल करते हैं, और यहाँ तक हो गया। अब आगे देखें, इसको पहले हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में जो भी है सीजों का तो लिख देते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, माइनस सी बाई ए प्लस में है बी स्क्वायर बाई 4a का स्क्वायर। इसको पहले हल कर लेते हैं, जो दाएं पक्ष में है इसको, 4a स्क्वायर और a का लघुत्तम निकालेंगे तो 4a का स्क्वायर ही हो जाएगा। ऊपर में अगर देखें तो यहाँ पे a है, इस a को इससे अगर हम भाग देना चाहें तो क्या बचेगा, 4a बस बचेगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस c गुणा 4a। समझ में आया, 4a का गुणा हमने कैसे किया, हम लघुत्तम समापवर्तक निकालने के बाद भिन्नों का जब कैसे जोड़ते हैं, भिन्नों के जोड़ में हमने देखा तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास में हमने देखा था कैसे हल करते हैं। इसके बटे में a है, इस a का भाग, ये जो लघुत्तम समापवर्तक आया है, जो भी लस आया है, इस लघुत्तम समापवर्तक में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो 4a स्क्वायर में a का अगर भाग देंगे तो एक a कट जाएगा, तो बचा क्या, 4a। इस 4a का गुणा होता है c के साथ, वही हमने किया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से अगर इस 4a को अब यहाँ पे देखें प्लस लिख देते हैं, इस 4a स्क्वायर को अगर 4a स्क्वायर से भाग देंगे तो एक बचेगा, एक का गुणा b स्क्वायर के साथ होगा, तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, ये हो गया ये, ठीक है। लेफ्ट साइड को सेम टू सेम लिख देते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा है, अब सूत्र का भी उत्पत्ति हो रहा है तो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बाकी एकदम सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। आगे देखो अब क्या हो जाएगा, इसको एक लाइन और लिख लेते हैं, x बाई 2a होल स्क्वायर, ज्यों को त्यों लिख लेते हैं। अब देखो b स्क्वायर है, इसको हम फ्रंट में ले आते हैं, माइनस में देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 4ac लिख सकते हैं, 4ac डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं, 4a का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऐसा हमने किया, प्लस को सामने में लिख दिया, माइनस को पीछे में लिख दिया। अब देखो सूत्र का थोड़ा सा भाग यहाँ पे आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac आ चुका है, और आगे हल करेंगे तो x प्लस बी बाई 2a
इज इक्वल टू ये जो वर्ग है पक्षांतर कर देंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस चिन्ह के साथ। प्लस माइनस कैसे होता है इसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में बताया था। हर एक चीज़ों को बारीकियों से बताया जाता है कि कौन सा चिन्ह या फिर कौन सा कोई भी स्टेप हम करते हैं तो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो सभी लेक्चर को बस ध्यान से देखिएगा, यही बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, वर्ग जो है वर्ग पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या है 4a का स्क्वायर। अच्छा, ये जो 4a का स्क्वायर है ये कहाँ से आया था, 2a का वर्ग से ही आया था। यहाँ पे देखो 2a का वर्ग से ही आया था ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर को 2a का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो 4a स्क्वायर है इसको 2a का वर्ग लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये वर्ग और ये वर्गमूल कट जाएगा तो 2a बाहर हो जाएगा वर्गमूल से। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, बस यही रह जाएगा ब्रैकेट में, और 2a क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, ये वर्ग है ना। जब भी ऐसा होता है a/b अगर होता है इन केस, तो ये क्या होता है a वर्गमूल b ऊपर नीचे दोनों के लिए हो जाता है। और चूंकि यहाँ पे वर्गमूल के अंदर में अगर वर्गमूल के अंदर में 2a का वर्ग आ रहा है तो वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया इसीलिए। ठीक है, सभी चीज़ों को बारीकी से इसलिए समझाया जाता है क्योंकि ऐसे भी लोग होंगे जिनको हो सकता है कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ना हो कि ऐसा कैसे हुआ, या इस चीज़ को पहली बार देख रहे हों, तो उनके लिए कोई बड़ी बात ना हो। ठीक है, इसलिए बारीकियों से समझाया जाता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती होगी, समझ में आता है, लेकिन ठीक है कैसे करेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब क्या करना है, अब हमको x का मान बस चाहिए, तो ये b+2a यहाँ क्या कर रहा है भाई, उसको भी उधर भगा देते हैं, दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। ठीक है, दूसरे साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर ये जो b/2a है पक्षांतर होगा तो माइनस b/2a हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस जो जैसा है उसको जो कहते हैं लिख देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब थोड़ा सा और आगे हल करते हैं। x इज इक्वल टू अगर हम देखें तो ये देखो माइनस b/2a है और प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, 2a दोनों हैं तो इसको लघुत्तम लेंगे तो 2a ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, क्योंकि 2a को 2a से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 का गुणा माइनस b के साथ होगा तो माइनस b बस होगा। फिर प्लस माइनस है ज्यों कहते हैं लिख देते हैं, फिर से इस 2a को 2a से भाग देंगे तो 1 ही बचेगा, उस 1 का गुणा इस b स्क्वायर माइनस 4ac के साथ करेंगे तो यही बचेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको भी ज्यों कहते हैं लिख देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो सूत्र है, ये जो सूत्र हमने लिखा वही इसी के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि हमने श्रीधराचार्य सूत्र की व्युत्पत्ति कर ली। ठीक है, यही सूत्र श्रीधराचार्य जी ने दिया था कि समीकरण के x का मान निकालने के लिए हम डायरेक्टली b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a करेंगे तो सीधा सीधा हमें x के मान मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे भी प्लस और माइनस दो दिया है, प्लस रखेंगे तो एक मान निकलेगा, माइनस रखेंगे तो दूसरा मान निकल जाएगा, तो यहाँ भी x के हमें दो मान मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, x बराबर क्या है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस सूत्र को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, यहाँ तक इस तरीके से श्रीधराचार्य सूत्र हो गया। आगे देखते हैं इसी सूत्र से रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, श्रीधराचार्य सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण या फिर वर्ग समीकरण के विविक्त कर यानी कि विभेदक के बारे में। इंग्लिश में अगर कहें तो इसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इस जो समीकरण हमने देखा था, समीकरण यानी बोलने वाले समीकरण का जो हल था यानी कि x का मान हमने जो देखा था, सूत्र देखा था, इसमें हमने देखा था -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पर ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसे ही विभेदक कहा जाता है। यानी कि अगर हम जो हमने एक मानक समीकरण देखा था वर्ग समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें से अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होता है इसे हम देखें तो इसे ही कहा जाता है विभेदक या फिर डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, इसलिए हम d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिखते हैं। अब बात करते हैं कि इसे विभेदक क्यों कहते हैं। तो देखो, इसे विभेदक या फिर डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हम समीकरण को हल करते हैं तो एक से हमें दो मूल मिलते हैं। जब वर्ग समीकरण को हल किसी किसी केस में सेम मिलता है, दोनों जो मूल होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन दो मूल मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होता है
वो ये दर्शाता है कि दोनों मूलों के बीच अंतर कितना है, यानी कि दोनों मूलों के बीच विभेद का काम करता है, यानी कि दोनों मूलों के बीच का अंतर क्या है ये हमें दर्शाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विभेदक कहा जाता है। ठीक है, कैसे देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो हमने एक एग्जाम्पल देखा था x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0 करके, एक अभी पिछले प्रश्नों में हमने प्रश्न देखा था। यहाँ पे अगर हम बात करें c के, तो क्या है, c का वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, कुछ नहीं है मतलब। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ से देखें तो इसका हल हमें क्या मिला था, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x के हमें 2 मान मिला था, या तो 0 या फिर 6, है ना। इसको पक्षांतर करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, और अगर x को पक्षांतर करेंगे तो x इज इक्वल टू 6, दो मूल मिलेंगे। तो इसी समीकरण में हम चेक कर लेते हैं कि b² माइनस 4ac क्या सही में इन दोनों मूलों के बीच अंतर को दर्शाता है। अभी अगर हम देखें तो ये पहला मूल है, ये दूसरा मूल है, दूसरा मूल है। दोनों मूलों के बीच अंतर कितना है, 0 है, और ये 6 है, तो 6 में 0 घटा दे तो क्या अंतर मिलता है हमें, 6। यानी कि दोनों मूलों के बीच हमें अंतर कितना देखने को मिलता है, 6 मिलता है। तो चेक कर लेते हैं क्या ये जो विभेदक है सही में इनके बीच के अंतर को दर्शाता है। तो देखो यहाँ पे b² माइनस 4 इसे अगर देखें, a बराबर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, b बराबर क्या है, -6 है, c बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे d बराबर हम चेक कर लेते हैं, b² माइनस 4ac, b बराबर क्या है, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 मल्टीप्लाइड बाई a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब 1 है, और गुणा में c का वैल्यू क्या है यहाँ पे, टोटल 0 है, कुछ नहीं है, तो ये 0 हो गया। तो अगर हम देखें तो 4 गुणा 1, 4 एकम 4, और 0 एक साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा क्या, ये -6 के स्क्वायर, -6 का गुणा -6 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो 6 का 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 36। ठीक है, ये होगा 36, और ये कहा जाएगा माइनस में 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो हमें d का मान क्या मिला है, 36 मिला है। तो ये जो d का मान है एक्चुअल में b² माइनस 4ac होता है, ये दर्शाता है, विभेद का काम करता है, यानी कि दोनों के बीच अंतर कितना है। लेकिन अगर हम देखें तो इनके बीच का अंतर 6 था, तो एक्चुअल में हम देखें तो d का मान जो है, d का मान तो हमें 36 मिला है, लेकिन ये √b² माइनस 4ac, √b² माइनस 4ac अगर हम करके देखें तो इसका मान हमें क्या मिलेगा, √36 मिलेगा, यानी कि 6 ही मिलेगा। तो एक्चुअल में उनके बीच का अंतर जो होता है, उनके बीच का अंतर इसके बराबर नहीं होता, लेकिन ये दर्शाता है कि उनके बीच, मतलब इसकी सहायता से हम दोनों मूलों के बीच अंतर ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ये जो होता है दोनों मूलों के बीच का अंतर के बराबर तो नहीं होता है, लेकिन इसकी सहायता से हम दोनों मूलों के बीच का अंतर पता कर सकते हैं, यानी कि b² माइनस 4ac इस पद की सहायता से हम दोनों मूलों के बीच अंतर को बता सकते हैं। कैसे, इस वैल्यू को हम अंडर रूट के अंदर में डाल दें, यानी कि जो d का मान है, यानी कि b² माइनस 4ac है, इसको अंडर रूट में हम डालें तो दोनों मूलों के बीच अंतर पता कर सकते हैं। इसलिए इस b² माइनस 4ac को क्या कहा जाता है, वर्ग समीकरण या फिर द्विघात समीकरण के विविक्तकर, या फिर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया विभेदक क्यों कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, इसी विभेदक से रिलेटेड कुछ और टॉपिक हैं। एक टॉपिक है जिसके अंदर में 3 पॉइंट्स हैं, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। देखो पिछले अध्याय में हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि समीकरण के हल किस प्रकार होंगे, इसके बारे में पता लगाते थे, है ना। उसी प्रकार से हम यहाँ पे समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी, उनके बारे में पता लगा सकते हैं। किसकी सहायता से, सिर्फ ये डी की सहायता से। डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विविक्तकर या फिर विभेदक, कुछ भी बोल सकते हैं। विभेदक की सहायता से हम समीकरण के जो मूल होंगे, यानी कि जो हल मिलेंगे हमें, उन मूलों की प्रकृति क्या होगी, वे कैसे होंगे, क्या दोनों समान होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे, धनात्मक होंगे, क्या काल्पनिक होंगे या वास्तविक होंगे, इनके बारे में पता लगा सकते हैं इसकी सहायता से। कैसे, देखो अगर देखो इसी से यहीं से हम हल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए x का मान क्या निकला है, सूत्र क्या मिला है हमें, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ये मिला था अपॉन में 2a। अगर हम इसको कहना चाहें तो हम इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, d बोल सकते हैं। ठीक है, d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac को हमने d के रूप में लिख दिया। अब देखो अगर इस d का मान 0 मिल जाता है, समझिएगा, अगर इस d का मान 0 मिलता है, यानी कि b² माइनस 4ac का मान 0 मिलता है, तो अगर इसके परिभाषा से अगर हम देखें, या फिर इसका जो मतलब होता है, विभेदक का मतलब क्या होता है, दोनों मूलों के बीच अंतर। अगर d का मान 0 हो गया, यानी कि दोनों मूलों के बीच अंतर 0 हो गया। ऐसे कई ठो केस हमने देखे थे, जब गुणनखंड करके समीकरणों को हल किया है तो x का मान 1/2 मिला है, दूसरे बार हल करने पर भी 1/2 ही मिलता था। तो x के जो दोनों मान है क्या हो गए, समान हो गए, तो इनके बीच अंतर क्या है, 0 है। तो d का मान 0 मिल सकता है ना।
तो वही बोल रहा हूँ, यदि देखो यदि किसी केस में d का मान 0 मिल गया यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम मान रखेंगे तो इसका मान हमें शून्य मिलता है, तब के केस में क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन में 2a प्लस माइनस। ये देखो अब प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 0 हो गया तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। d का मान 0 यानी कि टोटल 0 हो गया तो क्या मिलेगा हमें, एक का मान माइनस बी अपॉन 2a। अभी प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं है, यानी कि हमें एक का अगर दूसरा मान भी देखें, यानी कि ये तो हो गया पहला मान, अगर हम दूसरा मान देखें इसी में बताते हैं, अगर दूसरा मान देखें तो क्या होगा, ये तो हो गया प्लस लेंगे तब के केस में ये वैल्यू मिलेगा, अगर माइनस लेंगे तो अंडर रूट डी अपॉन में 2a, माइनस लेंगे तब के केस में भी हमें अगर d का मान 0 मिल गया सीधा माइनस बी अपॉन 2a। इस केस में भी हमें x बराबर माइनस बी अपॉन 2a मिला था और इस केस में भी हमें माइनस बी अपॉन 2a मिला। कहने का मतलब क्या है, अगर हम सारांश देखें यानी कि इसका निष्कर्ष देखें तो हमें निष्कर्ष क्या मिलता है, कंक्लूजन अगर हम देखें तो क्या मिलता है, जब d बराबर 0 होगा, निष्कर्ष यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, निष्कर्ष जब d बराबर 0 तब हमें क्या मिलेगा, समीकरण के जो दोनों हल हैं यानी कि देखो x बराबर माइनस बी अपॉन 2a और x बराबर माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, दोनों कंडीशन के लिए हमने लिखी है। जब d का मान 0 होगा यानी कि समीकरण के दोनों मूल के बीच अंतर ही 0 हो, सीधा सीधा याद रखने का सरल तरीका है, d का मान 0 यानी कि दोनों मूलों के बीच अंतर 0 है यानी कि दोनों मूल समान होंगे, सीधा सीधा। तब क्या लिखेंगे, अतः जब d बराबर 0 तब समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे, वास्तविक व समान होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये एक पहला निष्कर्ष हो गया, इसको आप याद रखना, जब d का मान 0 होगा तो समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। या फिर प्रश्न में ऐसा भी बोल सकता है कि समीकरण के जो मूल है वास्तविक एवं समान होंगे तब d का मान क्या होगा, या फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अच्छा, एक टर्म आता है वास्तविक वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक और काल्पनिक का क्या मतलब है, देखो इसको भी समझेंगे, थोड़ा सा वास्तविक और काल्पनिक को समझ लेंगे। देखो अगर मैं बोलूँ कि अगर दो सेब बोलूँ तो दो सेब से हमें क्या समझ आता है कि हमारे पास दो सेब होंगे, ठीक है, इसको सेब मान लेना, ठीक है, सेब जैसे नहीं दिख रहा है और सेब मान लेना। देखो अगर हम दो सेब बोलते हैं तो ये दो सेब हमारे दिमाग में आ जाता है तुरंत। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास -1 अंडर रूट में है, अंडर रूट -1 सेब है, तब तुम कितने सेब दर्शाओगे, तुम्हारे दिमाग में ऐसा कौन सा, मतलब तुम्हारे दिमाग में सेब की संख्या क्या होगी, है ना, समझिएगा थोड़ा सा। जब भी हम दो सेब बोलते हैं तो 2 बोलें चाहे 3 बोले, 10 बोलें, 5 या फिर 10/2 भी बोलते हैं, एग्जाम्पल के 10/2 भी अगर बोलते हैं, या फिर 5/2 बोलेंगे तो क्या होगा 2.5, यानी कि 2 सेब होंगे और एक सेब क्या होगा, आधा से कटा हुआ। तो इस तरीके से ऐसे हमारे दिमाग में ख्याल आएगा, यानी कि ये मान क्या हो जाएंगे, वास्तविक है, मतलब एक्चुअल में है, एग्जिस्ट करता है, ये जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करता है। यानी कि यदि कोई संख्या हमारे दिमाग में आता है और वास्तविक पदार्थों से या वास्तविक किसी भी मैटर से हम उसको रिलेट कर सकते हैं, तब वो संख्या वास्तविक है। लेकिन ऐसी कोई संख्या आ गई जैसे कि बोला है कि अंडर रूट -1 सेब है, तब हम 1 दर्शाएं 2, मतलब दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये जो संख्या है ये क्या है, काल्पनिक है। काल्पनिक है बोलने का मतलब कि जो एग्जिस्ट नहीं कर, जिस संख्या को दिया गया है उस संख्या को हम किसी पदार्थ की संख्या से रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो काल्पनिक हो जाएंगी। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से वास्तविक होंगे मतलब जैसे कि यहाँ पे -b/2 है, तो जैसे कुछ भी इसका वैल्यू मिल सकता है हमें 10, 12, 15, तो इसका वैल्यू क्या हमें वास्तविक होंगे, इसका वैल्यू जो होंगे वास्तविक होंगे और दोनों ही क्या समान होंगे, बस इतना याद रखिएगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या बोला जा रहा है कि d का मान 0 से कम हो, d का मान 0 से कम हो, यानी कि x का मान हमने क्या देखा था, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, ठीक है, ये b² - 4 इसी को हमने शॉर्टकट में लिख लिया। अगर हम क्या बोलते हैं, d का मान जो है 0 से बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा है, यानी कि 0 के बाद कौन सा आता है, 1, 2, 3, 4, यानी कि धनात्मक होंगे, है ना, 0 से बड़ा है यानी कि सभी मान, d के मान कुछ भी आएगा क्या आएगा, धनात्मक में आएगा। तब के केस में क्या होगा, देखो अंडर रूट d का मान, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 49 हमने के लिए 49 ना लेके 36 ही ले लेते हैं, चलो जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए 36 ले लिया, तो इसका मान क्या मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है, अंडर रूट d की जगह हमने 36 लिख देते, इसका मान 6 मिल जाएगा। ये 6 जो 36 है वो 0 से बड़ा है, धन में है, तब के केस में हमें क्या क्या मान मिल सकता है, चेक करते हैं। x से बराबर तब क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट 36/2a। एक बार प्लस लेके देखते हैं और एक बार माइनस लेके देखते हैं, तो x का मान हमें क्या मिलेगा, -b प्लस माइनस
अच्छा प्लस जब लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये मिल जाएगा 6 डिवाइड बाई 2a, और अगर जब माइनस लेंगे तब क्या मिलेगा, x बराबर -b माइनस में 6/2a। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। और लेकिन b और a की जगह अगर कुछ भी मान रखेंगे तो ये मान हमें एग्जिस्ट करता है, यानी कि हमें जो भी मान प्राप्त होंगे क्या होंगे, वास्तविक होंगे, यानी कि वो मान एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी कि वो संख्या जो है एग्जिस्ट करता है सही में। उस संख्या को हम किसी मटेरियल से रिलेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं निष्कर्ष अगर हम निकालें, यानी कि कंक्लूजन अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, कंक्लूड करें तो जब d बराबर, d का मान क्या है, 0 से बड़ा होगा यानी कि धनात्मक होगा, ठीक है, d का मान जो है 0 से बड़ा होगा यानी कि धनात्मक होगा, तब क्या होगा, समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, वास्तविक व असमान होंगे, ठीक है, असमान को याद रखिएगा, असमान होंगे, ठीक है। जब d का मान 0 था यानी कि दोनों मूल के बीच का डिफरेंस से 0 था, तो सीधा सीधा क्या है कि दोनों मूल के मान तो आएंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। जब d का मान 0 से बड़ा होगा, कुछ भी होगा, 0 से बड़ा कुछ भी होगा, धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होगा तब के केस में क्या है, समीकरण के हमें दो अलग अलग मूल मिलेंगे, यानी कि दोनों मूल असमान होंगे लेकिन दोनों मूल वास्तविक होंगे। अब d का मान 0 होगा तब के केस में देखते हैं, हमने क्या देखा था, -b प्लस माइनस अंडर रूट, d का मान है निगेटिव में आएगा, तब के केस में क्या आ जाएगा, देखो अब d का मान निगेटिव है यानी कि सीधा सीधा अंडर रूट, अगर अंडर रूट में -1 है इसको हमें बाहर निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। ये जो संख्या है एक्चुअल में काल्पनिक है, ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट करता नहीं है। इस संख्या को देखते ही हमारे दिमाग में किसी मटेरियल की संख्या के बारे में हम बोल सकते हैं क्या, कि जैसे कि हमने बोला कि अंडर रूट -1 पेन बोल सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट -1, मेरे पास अंडर रूट -1 पेन है। अगर आपको कोई बोलेगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, कितना पेन है, तो -1 एक्चुअल में क्या है, काल्पनिक है। तो तब के केस में क्या हो जाएगा, अगर हम प्लस भी लेते हैं, अगर देखो ध्यान में देखिए, अगर हम प्लस चिन्ह लेते हैं तब एक से बराबर क्या मिलेगा, -b प्लस अंडर रूट -d/2a, और माइनस लेंगे तब के केस में क्या आएगा, एक से बराबर -b माइनस अंडर रूट d/2a। तो देखो समीकरण के मूल जो हैं दो अलग अलग मूल होंगे, लेकिन दोनों ही मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है, समझिएगा। इससे हमें निष्कर्ष क्या निकाला, इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि जब d का वैल्यू 0 से कम हो तब समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे और असमान, काल्पनिक व असमान होंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। इस तरीके से हम d के मान यानी कि विविक्तकर यानी कि विभेदक, इंग्लिश में बोले तो डिस्क्रिमिनेंट के जो वैल्यू है उसके बेसिस पे हम समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में पता लगा सकते हैं। यदि d का मान 0 है यानी कि समीकरण के दोनों मूलों के बीच का डिफरेंस 0 है, तब के केस में हम क्या बोलेंगे, मूल डिफरेंस 0 है यानी कि दोनों मूल समान होंगे और दोनों मूल वास्तविक होंगे। जब d का मान 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक मिलता है, तब के केस में भी हमें क्या मिलता है, समीकरण के दो मूल मिलेंगे और दोनों मूल वास्तविक होंगे। लेकिन अगर d का वैल्यू 0 से कम है यानी कि d का वैल्यू ऋणात्मक आता है, तब के केस में समीकरण के हमें दो मूल तो मिलेंगे लेकिन दोनों ही मूल क्या होंगे, दोनों ही मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। समीकरण के दो मूल तो हमें अंदर में क्या है, -d है, तो अंदर में -d है लेकिन बीच में तो प्लस माइनस था, तो इसलिए हमें दो मूल तो मिलेंगे लेकिन दोनों ही मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगला पूरा प्रश्नावली हल हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर रोजाना क्लास खत्म होने के बाद ही रोजाना नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो आपको नोट्स मिलेंगे वो PDF फॉर्मेट में होंगे, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, यानी कि इसमें पासवर्ड लगा होगा, जिसका पासवर्ड होगा ट्रिकी ब्रेन PDF TRICKBRAIN PDF। ध्यान रहे कि इसमें जो पहला लेटर है यानी कि T है वो कैपिटल रहेगा और एंड में जो 3 लेटर है यानी कि PDF वो कैपिटल में रहेंगे, यानी कि बड़े अक्षर में रहेगा। तो आई होप कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। यदि हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।